वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का इंग्लिश का जो संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 10 है, ये अंतिम मॉडल पेपर है, उसको एक बार जानने का प्रयास करेंगे। इसके जितने भी सवाल है सभी को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला सवाल है हमारा जो सेक्शन ए है, इसके अंदर रीडिंग वाला सेक्शन है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमें दो पैसेज पूछे जाने वाले हैं जो अनसीन पैसेज है। चलो पढ़ लेते हैं। द रशियन राइटर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि रशियन राइटर लियो टोल्स्टॉय गेव अप ए लाइफ ऑफ वेल्थ एंड कंफर्ट इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर, यानी रूसी लेखक लियो टोल्स्टॉय ने गरीबों की मदद करने के लिए धन और आराम की जिंदगी छोड़ दी। He taught that all types of violence were wicked and that all people ought to live together in love and to cooperate with one another। यानी उन्होंने बोला है कि उन्होंने सिखाया है कि सभी प्रकार की हिंसा दुष्टतापूर्ण है और सभी लोगों को प्यार से रहना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। गांधी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिज राइटिंग्स एंड टीचिंग्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि गांधी उनके लेखन और शिक्षाओं में बहुत रुचि रखते थे। इंडीड द टू ग्रेट मैन मस्ट हैव बीन अलाइक इन मेनी ऑफ देयर आइडियाज, यानी वास्तव में दोनों महान व्यक्ति अपने कई विचारों में एक जैसे रहे होंगे। इन वन ऑफ हिज स्टोरीज टॉल्स्टॉय describes a certain village in Russia where a peasant named इवान लिव्ड, यानी टॉल्स्टॉय ने अपनी एक कहानी में रूस के एक गांव का वर्णन किया है जहां इवान नाम का एक किसान रहता था। एवरीवन थॉट दैट ही मस्ट बी ए वेरी हैप्पी मैन फॉर ही वॉज कंफर्टेबली ऑफ एंड लैक्ड नथिंग दैट ही नीडेड। ही हैड 3 sons, all of them were able to work, यानी हर कोई सोच रहा था कि वह बहुत खुश मिजाज आदमी होगा क्योंकि वह आराम से रहता था और उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके 3 बेटे थे, वो सभी काम करने में सक्षम थे। तो बच्चों यहाँ पर एक रशियन राइटर है लियो टॉल्स्टॉय, इसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने किन की चीजों का वर्णन किया है। यानी तो बच्चों इसके आधार पे हमें यहाँ पर बताना है कि इसके जितने भी क्वेश्चंस है सारे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलो हम एक एक करके देख लेते हैं। Whom is this passage about, यानी ये गद्यांश किसके बारे में है? तो बच्चों ये लियो टॉल्स्टॉय के बारे में है। Who was इवान, यानी इवान कौन था? तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो पीजेंट, यानी वह एक क्या था बच्चों? किसान। पीजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? किसान था। Who was interested in his writing and teaching, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसके लेखन और शिक्षाओं में किसकी रुचि थी? तो बच्चों यहाँ पर बोला गया था गांधी जी की। What were Tolstoy's teachings, यानी टॉल्स्टॉय की शिक्षाएं क्या क्या थी वो हमें बताना है। All type of violence were wicked, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सभी प्रकार की हिंसा दुष्ट थी। All people ought to live together, सभी लोगों को एक साथ रहना चाहिए। All people ought to cooperate with each other, यानी सभी लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो बच्चों all of the above, यानी तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही। चूज द सिमिलर वर्ड, बच्चों यहाँ पर हमें सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। एड इक्वलिटली, एड इक्वेटली का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर हम बात करें इसकी तो पर्याप्त रूप से, यानी इसका मतलब होता है पर्याप्त रूप से। तो हमें इसका क्या बताना है बच्चों? सिमिलर वर्ड बताना है। तो क्या हो जाएगा? कंफर्टेबली, यानी आराम से। अंतिम सवाल है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों वर्चस, यहाँ पर लिखा हुआ जो अंतिम वर्ड है हमारा वो क्या है? वर्चस। वर्चस का मतलब होता है बच्चों पुण्य। क्या होता है? पुण्य। तो हमें इसका बताना है बच्चों उल्टा बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विक्ट। विक्ट यानी दोस्त। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला है उसके अंदर बोला है कि वर्चस का मतलब तो पुण्य हो जाएगा, इसका हमें अपोजिट बताना, तो क्या हो जाएगा? विक्ट यानी दुष्ट आदमी। चलो अगला जो दूसरा है वो भी हमें एक पैसेज दे रखा है, चलो उसको पढ़ लें, उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर करने का प्रयास करेंगे। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री विथ रिच हेरिटेज वेयर सिंस वैदिक टाइम्स डूइंग वंस ड्यूटी हैज बीन प्रीज्ड एंड प्रैक्टिस्ड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि भारत एक समृद्ध विरासत वाला महान देश है जहाँ वैदिक काल से ही अपने कर्तव्यों का पालन करने का उपदेश दिया जा रहा है। इन द भगवत गीता, यानी यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर हमें बोला गया है कि भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा स्ट्रेस द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इन द कर्म योगा, यानी यहाँ पर भगवान बोला गया कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कर्म योग में कर्तव्य पालन पर जोर देते हैं।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन हिज कॉमेंट्री ऑन द गीता एक्सप्लेन्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता पर अपनी टिप्पणी में समझाया है, इट इज आवर ड्यूटी टू एक्ट बट नॉट टू एक्सपेक्ट रिवार्ड देयर ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्रूट्स कॉजेज बॉन्डेज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इसके लिए फल की आशा नहीं करनी चाहिए। फल की आशा बंधन का कारण बनती है। एक्शन शुड देयरफॉर बी परफॉर्म्ड विदाउट सीकिंग ऑफ द फ्रूट बट इट शुड नॉट बी फॉरसेकन, यानी यहाँ पर बोला गया है इसलिए कर्म को फल की इच्छा किए बिना करना चाहिए, लेकिन इसे त्यागना नहीं चाहिए। द फॉर्मर लीड्स टू साल्वेशन एंड द लेटर टू सीन दैट इज एक्शन मस्ट बी परफॉर्म्ड एज ए ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि पहला कर्म मोक्ष की ओर ले जाता है और दूसरा कर्म पाप की ओर ले जाता है, अर्थात कर्म योग के इस दर्शन को नीति शास्त्रों में लिखा गया है। द फिलोसॉफी ऑफ द कर्म योगा वॉज परस्यूड फर्दर वेन नीति शास्त्र वर रिटन इन कौटिल्यस अर्थशास्त्र नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज वर मेड पनिशेबल अंडर लॉ, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो हमें बताया गया है कि यहाँ कर्मयोग के बारे में बताया गया है कि कौटिल्य के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना दंडनीय अपराध माना गया है, यानी यहाँ पर कौटिल्य ने सभ्य समाज के लिए वकालत और विशेष रूप से पड़ोस की अवधारणा पर जोर दिया है। कौटिल्य claimed the cause of civil society and specially laid stress on the concept of neighborhood, यानी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कौटिल्य के अनुसार वकालत और विशेष रूप से पड़ोस की अवधारणा पर जोर दिया है। For instance, one of the duties for which we made laws was no one shall interfere in the affair of the neighbor without due causes. However, everyone has to duty to run to help of neighbor in distress, यानी यहाँ पर कौटिल्य ने बोला है कि कौटिल्य ने जिन कर्तव्यों के लिए उनका कानून बनाए उनमें से एक था, कोई भी व्यक्ति बिना उचित कारण के पड़ोस के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह संकट में पड़ोसी की मदद के लिए दौड़े। आवर कंट्री अचीव्ड फ्रीडम आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लेवरी, यानी हमारे देश को गुलामी के लंबे दौर के बाद आज़ादी मिली है। देयरफॉर इसलिए द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट इट प्रॉपर टू ग्रांट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया सो दैट दे माइट एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ फ्रीडम, यानी इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देना उचित समझा ताकि वे स्वतंत्रता की भावना का अनुभव कर सके। सम ऑफ द मेन राइट्स गिवन टू द पीपुल आर द राइट टू इक्वलिटी, टू फ्रीडम टू लाइफ, इंडिविजुअल्स फ्रीडम, टू रिलीजियस फ्रीडम, टू कल्चर एंड एजुकेशनल फ्रीडम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लोगों को दिए गए कुछ अधिकार समानता, स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। इट इज ह्यूमन नेचर टू डिजायर राइट्स फर्स्ट देन टू थिंक ऑफ ड्यूटीज, दैट इज टू से एवरी इंडिविजुअल वांट्स ओनली राइट्स नॉट द फुलफिलमेंट ऑफ हर हिज एंड हर ड्यूटीज, ये मानव स्वभाव है कि वह पहले अधिकारों की इच्छा करता है फिर कर्तव्यों के बारे में सोचता है, यानी हर व्यक्ति केवल अधिकार चाहता है और अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर पैसेज दे रखा था वो हमने पढ़ लिया। चलो अब इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करने का प्रयास करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सिंस व्हेन हैज इट बीन प्रीज्ड दैट वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी यह उपदेश कब से दिया जाने लगा है कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। सिंस वैदिक टाइम्स इट हैज बीन प्रीज्ड दैट वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वैदिक काल से ये उपदेश दिया जा रहा है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पूरा पालन करना चाहिए। हु वॉज प्रीज्ड अबाउट ड्यूटीज विदाउट एक्सपीरियंस इन द भगवत गीता, भगवत गीता में अपेक्षा रहित कर्तव्यों का उपदेश किसने दिया था? तो बच्चों लॉर्ड कृष्णा ने दिया था। हु हैज रिटन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा था बच्चों? ये कौटिल्य हैज रिटन अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। हाउ अकॉर्डिंग टू कौटिल्य शुड वन बिहेव विथ हिज नेबर, यानी कौटिल्य के अनुसार व्यक्ति को अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य वी शुड हेल्प आवर नेबर इन डिस्ट्रेस एंड वी शुडंट इंटरफेयर इन हिज हर अफेयर विदाउट ड्यू कॉज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कौटिल्य के अनुसार हमें संकट में पड़े पड़ोसी की सहायता करनी चाहिए, बिना किसी उचित कारण के उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
अगला है राइट डाउन द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हियर, यानी यहाँ पर बताना है कि उल्लेखित मौलिक अधिकारों को बताइए, यानी कौन कौन से हमें मौलिक अधिकार दिए गए। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है कि राइट डाउन द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हियर, यानी हमें बताना है कि कौटिल्य के, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लेखक हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। द राइट टू इक्वेलिटी, यानी यहाँ पर हमें पहला बोला गया है कि समानता होनी चाहिए। टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता होनी चाहिए। टू लाइफ एंड इंडिविजुअल्स फ्रीडम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। टू रिलीजियस स्वतंत्रता, यानी धार्मिक स्वतंत्रता। टू कल्चर, यानी सांस्कृतिक एजुकेशनल, यानी शिक्षा की स्वतंत्रता। आर फंडामेंटल राइट्स, यानी इन चीजों के बारे में बताया गया है। विच ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ आवर सिटीजन्स डज द ऑथर क्रिटिसाइज, यानी यहाँ पर बोला गया है हमें कि लेखक के हमारे नागरिकों के किस मानवीय प्रवृत्ति की आलोचना करता है। तो चलो बच्चों 6 का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है एवरी सिटीजन डिजायर्स राइट्स फर्स्ट एंड ड्यूटीज लेटर, द ऑथर क्रिटिसाइज इट, यानी लेखक ने बोला है कि प्रत्येक नागरिक पहले अपना अधिकार चाहता है, बाद में कर्तव्य, लेके इसी आलोचना करता है। हाउ अकॉर्डिंग टू तिलक शुड वी परफॉर्म आवर ड्यूटी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि तिलक के अनुसार हमारे कर्तव्य किस प्रकार होने चाहिए, निभाने चाहिए। अकॉर्डिंग टू तिलक वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी विदाउट सीकिंग द फ्रूट, यानी प्रत्येक तिलक के अनुसार हमें फल की इच्छा किए बिना ही अपना कर्तव्य करना चाहिए। अगला है राइट द सिमिलर वर्ड, यानी बच्चों हमें सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम्स बताना है। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर उदाहरण की बात हो रही है, यानी हमें बताना है कि उदाहरण है, इसका सिमिलर वर्ड क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इंस्टेंस, क्या हो जाएगा इंस्टेंस का मतलब भी उदाहरण होता है और एग्जाम्पल का मतलब भी उदाहरण होता है। उसके बाद बोला है अपोजिट वर्ड बताना है, यानी एंटोनिम्स बताना है। फॉर्मर का मतलब होता है बच्चों पूर्व, यानी पहले का, क्या हो जाएगा बच्चों पहले का, तो लेटर क्या हो जाएगा बाद का हो जाएगा। फॉर्मर पहले लेटर बाद में। एग्जाम्पल का सिमिलर हो जाएगा इंस्टेंस। चलो बच्चों ये हमारा जो 2 नंबर का पैसेज था हमने देख लिया। अगला है बच्चों हमारा जो 3rd सेक्शन है वो हमारा है राइटिंग सेक्शन। चलो देख लेते हैं। सपोज यू आर सुमंत सुजाता ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झरकाना, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मान लीजिए कि आप सुमन और सुजाता है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झरकाना के छात्र हैं। राइट ए लेटर टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अलाउ यू टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच इंटर क्लास ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड। यू आर द सर्टेन ऑफ योर टीम, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि आपको आपके जो प्रधानाध्यापक है उनको एक पत्र लिखना है, उसमें अनुरोध करना है कि आपके स्कूल के खेल मैदान पर एक फ्रेंडली मैच का आयोजन किया जाएगा, यानी इंटर कक्षाओं के बीच में। तो इसके लिए आप अपनी टीम के कप्तान हो और हमें निम्न बिंदुओं का प्रयोग करना। बच्चों हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। डे एंड डेट अलोंग विथ टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ एसेसरीज यू नीड, यानी दिन और तारीख तथा समय बताना है। स्टाफ की आवश्यकता है, साथ ही आपके लिए क्या उपकरण की आवश्यकता है। तो बच्चों सबसे पहले क्रिकेट कैप्टन आ जाएगा, साथ ही यहाँ पर जो आपका स्कूल का नाम है वो लिख देंगे। साथ ही यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होगा आस्किंग फॉर द परमिशन टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच इंटर क्लास ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड, यानी यहाँ पर आपको बोला गया है कि स्कूल के खेल के मैदान पर एक मैत्रीपूर्ण यानी फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति दे। आई बेग टू से दैट द क्रिकेट टीम ऑफ क्लास 10th and A and 10th we want to play a friendly cricket match on the school playground on the next Saturday between 9 a.m. and 3 p.m. The physical education teacher of our school will be the chief reference. Please give your permission and oblique thanking you yours obediently सुमंत एंड सुजाता, यानी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कक्षा 10A और कक्षा 10B के क्रिकेट टीमें अपने अगले शनिवार को सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच स्कूल के मैदान में एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलना चाहती है। हमारे स्कूल के शारीरिक शिक्षा शिक्षक मुख्य रेफरी होंगे, कृपया इसकी अनुमति दें और हमें इसकी धन्यवाद देने की कृपा करें। तो बच्चों जो और वाला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें एक लेटर लिखना है। यू आर अनीता अंशु ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द editor of the monthly magazine Rajasthan Today 8 letters editors@rajasthantoday.com for publishing model paper for the preparation of board examinations, यानी यहाँ पर बोला गया है कि आप अपने विद्यालय की कक्षा 10 की छात्रा अनीता या अंशु है
बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए मॉडल पेपर प्रकाशित करने हेतु मासिक पत्रिका राजस्थान टुडे के संपादक ईमेल दे रखा है, कोई एक औपचारिक ईमेल लिखना है। चलो हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमें ईमेल लिखना है। सबसे पहले बच्चों जो भी हमें ईमेल एड्रेस दे रखा है वो हम टू के अंदर लिख देंगे, यानी किसको हमें ईमेल करना है। सीसी यानी कार्बन कॉपी को ब्लैंक छोड़ देंगे और बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी को भी ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट फॉर पब्लिशिंग मॉडल पेपर फॉर सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि माध्यमिक शिक्षा के लिए मॉडल पेपर प्रकाशित करने हेतु सर योर मैगजीन publishes model paper every year for the preparation of secondary board examination, but this year these haven't been published yet. Kindly publish them in your next edition. Thanking you. तो यहाँ पर बोला गया है कि आपकी माध्यमिक परीक्षा की तैयारी के लिए हर वर्ष मॉडल पेपर प्रकाशित करती है परीक्षाएं, लेकिन इस साल ये नहीं हो पाया है अभी तक प्रकाशित। कृपया इन्हें अगले संस्करण में प्रकाशित करने की कृपा करें। और साथ में योर्स ट्रूली यानी जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर में स्टोरी लिखनी है। अगर हम पहली स्टोरी की बात करें तो ए बी एंड डॉग, यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक तो बी यानी तो होता है बच्चों मधुमक्खी, और साथ में डॉग यानी क्या होता है बच्चों कबूतर की बात की जा रही है। चलो देख लेते हैं किस प्रकार से हमें यहाँ पर एक स्टोरी लिखनी है। देयर वॉज ए बी वन डे इट वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, यानी एक बार एक मधुमक्खी थी, एक दिन वह पानी पीने के लिए नदी पर गई। इट फेल इनटू द वाटर, यानी वह पानी में गिर गई। इट डिड ऑल इट कुड बी सेव इटसेल्फ फ्रॉम ड्रॉइंग, यानी उसने खुद को डूबने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। ए डॉग सिटिंग इन अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सो द बी ड्रॉइंग, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उस नदी के किनारे एक पेड़ पर एक कबूतर ने मधुमक्खी को डूबते हुए देखा। इट टुक पिटी ऑन द बी, यानी उसने मधुमक्खी पर दया आ गई। इट plucked a leaf from a bunch of the tree and dropped it into the water. The bee climbed it up and its life was saved, यानी उसने क्या किया, उसने पेड़ की एक शाखा से एक पत्ती तोड़ी और उस पानी में डाल दी। मधुमक्खी उस पर चढ़ गई और अपनी जान बचा पाई। आफ्टर सम टाइम, यानी आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, हंटर सो द डॉग, यानी एक शिकारी ने कबूतर को देखा। ही एम्ड एट द डॉग, यानी उसने कबूतर पर निशाना साधा। द बी सो ए ऑल दिस, यानी मधुमक्खी ये सब देख रही थी। इट फ्लू टू द हंटर एंड स्ट्रंग हिम ऑन हिज हेड, यानी उसने उड़कर शिकारी के पास गई और उसके हाथ पर डंक मार दिया। द हंटर मिस्ड द एम, यानी शिकारी का निशाना चूक गया। हिज गन वेंट ऑफ, यानी उसकी बंदूक चल गई। द डॉग फ्लू ऑफ, यानी जो कबूतर था वो उड़ गया। द बी सेव्ड द डॉग लाइफ, यानी मधुमक्खी ने इस प्रकार कबूतर की जान बचाई। तो मोरल हो गया डू गुड हैव गुड, यानी अच्छा करो अच्छा पाओगे या होगा। बच्चों दूसरा है, यहाँ पर भी हमें एक स्टोरी दे रखी है, वुड कटर वाले की है। चलो देख लेते हैं किस प्रकार से हमें करना है। तो बच्चों इसके अंदर एन ऑनेस्ट वुड कटर, यानी एक ईमानदार लकड़हारा है, उसके ऊपर यहाँ पर एक स्टोरी हमें लिखनी है। ए वुड कटर वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड डेली, यानी एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटने जंगल में जाता था। ही बेगन टू कट ए ब्रांच ऑफ ट्री, यानी वह एक पेड़ की टहनी काटने लगा। सडनली हिज एक्स स्लिप्ड अवे एंड फेल इनटू द रिवर, यानी अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई और नदी में गिर गई। He cried for help, यानी वह मदद के लिए पुकारा। The god appeared and brought an axe of gold, यानी वहां पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी उसे दे दी, ले आए। The woodcutter said, "It is not my axe", यानी लकड़हारे ने कहा कि ये मेरी नहीं है। So I will not take it, इसलिए मैं इसे नहीं लूंगा। The god jumped back into the water, यानी भगवान ने वापस पानी में गोता लगाया। This time, यानी इस समय he brought an axe of silver, यानी इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए। The woodcutter again refused to take him, यानी लकड़हारे ने दोबारा उसको लेने से मना कर दिया। The god again jumped into the water, यानी गोड ने अगली बार वापस गोता लगाया पानी में। He brought the woodcutter's iron axe, यानी इस बार जो भगवान थे उन्होंने जो लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी वो ही लेके आए। He got it happily, यानी उसने उसे उसी से ले ली। The god was pleased with the honesty of the poor woodcutter, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो भगवान ने
उसे खुशी खुशी ले ली। भगवान गरीब लकड़हारे की ईमानदारी से क्या हुए, प्रश्न हुई। ही गेव ऑल 3 एक्सेस टू द वुड कटर, यानी भगवान ने वो जो तीनों कुल्हाड़ी थी उसको दे दी। द वुड कटर वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड द गॉड, यानी लकड़हारा बहुत खुश हुआ और उसने उनका धन्यवाद दिया। तो मोरल है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। चलो बच्चों, जो अगला सेक्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक इमेज दे रखी है, यानी पिक्चर के बेस पे हमें क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है, यानी हमें एक निबंध लिखना है। चलो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी यहाँ पर बोला गया है कि हमें वर्षा जल संचय की आवश्यकता, यानी जो बरसात का पानी है उसको हमें सेव करने की आवश्यकता क्यों है। चलो देख लेते हैं। नीड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द गिवन पिक्चर इज अबाउट द नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी यहाँ पर बोला गया है कि दिया गया चित्र वर्षा जल संचयन की आवश्यकता के बारे में है। इट इज द क्राइंग नीड ऑफ टुडे, यानी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। द रेन इज फॉलिंग ऑन ए हाउस, यानी एक घर पर बारिश का पानी गिर रहा है। द हाउस हैज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी इस मकान के बारे में बोला गया है कि घर में वर्षा जल संचयन प्रणाली है। द ड्रेन्स ऑफ द हाउस आर कनेक्टेड विद द नियर बाई अंडरग्राउंड टैंक, यानी यहाँ पर बोला गया है कि घर में वर्षा जल संचयन लगा हुआ है, घर की नालियां पास के भूमिगत टैंक से जुड़ी हुई है। द रेन वाटर इज रीचिंग देयर थ्रू द ड्रेनेज सिस्टम, यानी ड्रेनेज सिस्टम, यानी घर की नालियों से जुड़ा हुआ ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से बारिश का पानी वहां पहुंच रहा है। इस प्रकार द रेन वाटर इज बीइंग स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज एंड देयर इज ग्रीनरी नियर हिज हाउस, इट इज द नीड ऑफ द हावर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि इस प्रकार भविष्य के उपयोग के लिए वर्षा जल संग्रहित किया जा रहा है और इस घर के पास हरियाली है, यह समय की आवश्यकता है। दूसरा है बच्चों यहाँ पे ए विजिट टू ए जू, यानी और के अंदर हमें एक और पैराग्राफ दे रखा है, ए विजिट टू ए जू, यानी एक चिड़ियाघर का दौरा। लास्ट वीक आई वेंट टू द जू एट रामनिवास गार्डन इन जयपुर विथ माई पेरेंट्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लास्ट वीक यानी पिछले सप्ते में अपने माता पिता के साथ जयपुर के रामनिवास बाग में चिड़ियाघर देखने गया था। आई सो ए नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स देयर, यानी मैंने वहां पर कई जानवर और पक्षी देखे। इन एनिमल्स सेक्शन आई सो व्हाइट लायंस, एवनी लायंस, टाइगर्स, व्हाइट एंड ब्लैक हियर्स, एलिफेंट्स, जेब्रा, जैकल्स एंड यंस, मंकीज, डियर, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा, यानी मैंने वहाँ कई जानवर और पक्षी देखे। जानवरों के खंड में मैंने सफ़ेद शेर, भूरा शेर, बाघ, सफ़ेद एंड काले भालू, हाथी, जेब्रा, शियार, लकड़बग्गा, बंदर, हिरण, मगरमच्छ आदि देखे। इन द बर्ड सेक्शन आई सो व्हाइट पिकॉक्स एंड व्हाइट पिगन्स, कलरफुल पैरट्स एंड स्पैरोस, क्रेन्स, ऑस्ट्रिचेस एक्सेट्रा, यानी उन्होंने बोला कि पक्षियों के खंड में मैंने सफ़ेद मोर, सफ़ेद कबूतर, रंग बिरंगे तोते, गौरैया, सारस, शुतुरमुर्ग आदि देखे। I enjoyed feeling them again and watching their gainful activities. A zoo help to preserve endangered animals, यानी यहाँ पर बोला गया कि मुझे उन्हें दाना खिलाना और उनकी खुशनुमा हरकतें देखना अच्छा लगा। चिड़ियाघर लुप्त प्राय जानवरों को संरक्षित रखने में मदद करता है। अगला है बच्चों हमारा सेक्शन नंबर सी है, जिसके अंदर हमें ग्रामर का पोर्शन पूछा जाएगा। टोटल हमसे 12 नंबर की ग्रामर पूछी जाएगी। चलो एक एक करके हम सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको पढ़ लेते हैं। कि यहाँ पर हमें टेक्स्ट बुक है, यानी हमारी बुक में से यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है। चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लेंचो ने पैसे देकर जरा भी आश्चर्य नहीं जताया, उसका आत्मविश्वास इतना था, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया। भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती थी, न ही वह लेंचो को उसकी मांग से वंचित कर सकते थे। इमीडिएटली यानी तुरंत, लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी लेंचो खिड़की के पास गया और कागज और स्याही मांगी। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, यानी उसने सार्वजनिक लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। उसके माथे पर बहुत झुर्रियाँ थी। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए
उसे जो प्रयास करना था उसके कारण। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his feet। यानी उसने लिखना समाप्त कर दिया, वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, उसने उसे चाटा और फिर अपनी मुट्ठी के बाहर से लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। यानी जिस क्षण पत्र मेलबॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos, रिस्ट मी, सेंड मी द रेस्ट, एंड सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो यानी भगवान, मैंने जो पैसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं, बाकी पैसे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसे मुझे डाक के द्वारा मत भेजना क्योंकि डाकर के जो कर्मचारी वो क्या है, डाकर के जो कर्मचारी है बहुत ही ज़्यादा चोर है। यानी उन्होंने बोला कि बंच ऑफ क्रूक है, यानी मेरे पैसे खा गए। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था लेंचो वाला उसके बारे में था, चलो पढ़ लेते हैं। वाई डिड लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी पैसे देकर लेंचो को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ था? तो बच्चों बिकॉज द ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉडनेस, यानी क्योंकि उसकी परमेश्वर की पर बहुत ज्यादा उसको क्या था, भरोसा था। वाई डिड लेंचो गो अप टू विंडो फॉर पेपर एयर इंक, यानी लेंचो कागज और स्याही के लिए खिड़की पर क्यों गया था? तो बच्चों वो गया था ही वॉन्टेड टू राइट अनदर लेटर टू गॉड, यानी वह एक और पत्र भगवान को लिखना चाहता था। वाई डिड लेंचो आस्क गॉड नॉट टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी थ्रू द मेल, यानी लेंचो ने भगवान से ये क्यों कहा कि उसके जो बाकी पैसे बचे हुए हैं वो मेल के माध्यम से यानी डागर के माध्यम से नहीं भेजे। बिकॉज ही डिस्ट्रक्टेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी उसने बोला गया कि उसे जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है उस पर उसको भरोसा नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी जो लेंचो था पैसे गिनते समय लेंचो क्रोधित क्यों हो गया था? तो लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज ही फाउंड इट शॉर्टर इन अमाउंट दैट व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू गिव हिम। ही सरप्राइज द पोस्ट ऑफिस स्टाफ फॉर दिस शॉर्टेज, यानी उसने जब पैसे गिने थे तो बच्चों उसके जो पैसे थे वो क्या थे, उसने 100 पैसे मांगे लेकिन उसको मिले कितने थे बच्चों? यहाँ पर 70 पैसा ही मिला था। यानी लेंचो पैसे गिनना तो क्रोधित हो गया क्योंकि उसे वह राशि उससे कम मिली जो उसने भगवान से मांगी थी और उसे डागर पे शक था। वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ए बंच ऑफ क्रुक्स, यानी लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उनको बंच ऑफ क्रुक्स क्यों कहा था? क्योंकि ही सस्पेक्टेड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन 30 pesos फ्रॉम 100 pesos सेंट बाय द गॉड फॉर हिम, देयरफॉर ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रुक्स, यानी जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे द्वारा उसके जो उन्होंने भगवान से 100 रुपये की मांग करी थी, 100 पैसे की, लेकिन उनको 70 पैसे ही मिले। तो उसने बोला है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय वो क्या है, चोर हैं, उसके पैसे खा गए, उस पर उसको विश्वास नहीं था। राइट द सिमिलर वर्ड सेटिस्फेक्शन, बच्चों यहाँ पर जो हमें वर्ड बोला गया है इसका मतलब होता है संतुष्टि। क्या हो जाएगा बच्चों? संतुष्टि। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कंटेंटमेंट, इसका मतलब भी क्या होता है बच्चों? संतुष्टि। अगला है बच्चों यहाँ और है जिसके अंदर भी हमें एक और पैसे दे रखा है, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, यानी यहाँ पर बोला है कि जब मुझे पता चला कि बचपन की आज़ादी एक भ्रम है, ये मैंने एक युवा के रूप में भ्रम है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, यानी जब मैंने एक युवा के रूप में पाया कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीन ली गई है, तब मुझे इसकी भूख लगी। एट फर्स्ट as a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। तो यहाँ पर बोला गया है कि पहले एक छात्र के रूप में मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था, रात में बाहर रहने, जो मुझे पसंद हो उसे पढ़ने चाहे और चाहे जहाँ जाऊँ वहाँ जाने की अस्थायी आज़ादी। Later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not be the
ऑब्स्ट्रक्टेड इन आवर लॉफुल लाइफ, यानी यहाँ पर उसने बोला है कि पहली चीज तो उसने खुद की आज़ादी, बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपनी आजीविका कमाने, शादी करने, परिवार बनाने की बुनियादी और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तरस गया, एक वेद जीवन में बांधा न डालने की आज़ादी। बट लेकिन देन आई स्लोली सो that not only was I not free but my brothers and sisters were not free, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न सिर्फ मैं आज़ाद नहीं हूँ बल्कि मेरे बहन भाई भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like it did, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मैंने देखा कि सिर्फ मेरी आज़ादी ही नहीं बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की आज़ादी भी छीन ली गई है। When did Mandela discover that his freedom has already been taken from him, यानी मंडेला को कब पता चला कि उसकी आज़ादी उनसे छीन ली गई है? When he was a young man, जब वो क्या थे? जवान थे। What was freedom to Mandela's as student, यानी एक छात्र के रूप में मंडेला के लिए स्वतंत्रता क्या थी? तो यहाँ पर बच्चों द फ्रीडम टू से आउट एट नाइट टू रीड ही प्लेस्ड एंड गो एनीवेयर टू चूज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि रात में बाहर जाना, जो चाहे पढ़ना, चाहे जहाँ जाने की स्वतंत्रता। द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक वॉज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अश्वेत यानी जो काले हैं उनकी स्वतंत्रता क्या है? तो बच्चों अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर हो जाएगा कर्टेल्ड, यानी यहाँ पर बोला गया है जो कम किया गया, यानी कर्टेल्ड इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। What according to Mandela were freedoms in his youthfulness, यानी यहाँ पर मंडेला के अनुसार युवावस्था में क्या क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त थी? तो द फ्रीडम्स ही yearned for a young man were the freedom to achieve his potential, to earn his livelihood, to marry and have a family। तो यहाँ पर बोला गया युवावस्था में जिन स्वतंत्रताओं की चाहत रखते हैं वे थी क्षमता को प्राप्त करने की, आजीविका कमाने की, शादी करने की और परिवार बसाने की। When did Mandela begin to hunger for freedom, यानी मंडेला को आज़ादी की भूख कब महसूस होने लगी थी? तो when he discovered a young man that his freedom had already been taken away from him, the begin to hunger for freedom, यानी जब युवावस्था में उन्हें पता चला कि उनकी स्वतंत्रता उनसे छीन ली गई है तो उन्हें स्वतंत्रता की भूख पैदा होने लगी। अगला है यहाँ पर राइट द सिमिलर वर्ड, बच्चों यहाँ पर बताना हमें टेम्परेरी, यानी यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है अस्थायी। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है बच्चों? अस्थायी, यानी कुछ समय के लिए होना। तो बच्चों हमें इसका सिमिलर वर्ड बताना है तो क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांजिस्टरी। क्या हो जाएगा इसका? ट्रांजिस्टरी। इसका मतलब भी होता है बच्चों अस्थायी, यानी क्षण भर के लिए कोई चीज मिलती है वो हो जाएगी। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी हमें 4 में से किसी 3 के आंसर करने हैं। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों की तरह क्यों कहा? तो लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज दोज वर राउंड लाइक कॉइन्स, ए गुड रेनफॉल एंजॉयड ए गुड क्रॉप एंड द गुड क्रॉप वुड ब्रिंग मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि लेंचो ने कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों की तरह थी क्योंकि वे सिक्के की तरह गोल थी। अच्छी बारिश से अच्छी फसल सुनिश्चित होती है और अच्छी फसल से धन और समृद्धि आती है। हाउ डिड द यंग सीगल एंजॉय हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी जो यंग सीगल था, युवा सीगल ने अपनी पहली उड़ान का आनंद कैसे लिया? व्हेन द यंग सीगल वाज फेलिंग डाउनवर्ड्स हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स ऑटोमेटिकली एंड कट द वाइंड्स consequently he was flying and enjoying seeingly he cawed amusedly। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि जब युवा सीगल नीचे गिर रहा था तो उसके पंख अपने आप बाहर की ओर फैल गए और हवा को काट दिया। नतीजन वह उड़ रहा था एंड तीखी चीखे मारने का आनंद ले रहा था। वह मजे से काव काव कर रहा था। What does the narrator inform about his plan and his journey when the story opens, यानी कहानी शुरू होने पर वर्णनकर्ता अपने विमान और अपनी यात्रा के बारे में क्या बताता है? About his plane, the narrator informed that it is old Dakota aeroplanes and about journey he is over France and back to England, यानी अपने विमान के बारे में वर्णनकर्ता बताता है कि यह पुराना डकोटा हवाई जहाज है और वह फ्रांस से होते हुए वापस इंग्लैंड की यात्रा पर है। Why was Mr. Kissing annoyed with Anna? What did he ask for to do? यानी मिस्टर किसिंग एनी से क्यों नाराज थे? उन्होंने एनी से क्या करने को कहा? तो मिस्टर किसिंग was annoyed with Annie because she talked too much in the class. He asked her to write an essay on
ए चैटरबॉक्स देन ऑन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स एंड फाइनली ऑन क्युक क्युक क्युक। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो श्री किसिंग एनी से नाराज क्यों थे, क्योंकि वह कक्षा में बहुत ज़्यादा बोलती थी। उन्होंने एनी से एक बकबक करने वाली, फिर एक बेशरम बकबक करने वाली और अंत में के पर निबंध लिखने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसके अंदर हमें दो में से किसी एक का आंसर करना है। तो ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर, यानी यहाँ पर पोस्ट मास्टर का जो चरित्र है उस पर वर्णन करना है। द पोस्ट मास्टर इज अ फेट एमेबल फिलो when the postman bring to him the letter the Lencho had addressed to God, he breaks out laughing, but soon he becomes serious. He is greatly impressed by Lencho's faith in God. He resolved to keep it intact. He decided to answer Lencho's letter. The postmaster asked his employees and friends to donate for an act of charity. He himself gives a part of his salary. Unluckily, he with his staff is suspected by Lencho of having kept back a part of money sent by the God। यानी पोस्ट मास्टर एक तो मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। जब पोस्टमैन उसके पास वह पत्र लाता है तो लेंचो ने भगवान को संबोधित किया तो वह उसने हंसने लगे, लेकिन जल्द ही वह गंभीर हो जाता है। वह लेंचो की ईश्वर में आस्था से बहुत प्रभावित होता है। वह इसे बरकरार रखने का संकल्प लेता है। वह लेंचो के पत्र का जवाब देने का फैसला करता है। पोस्ट मास्टर अपने कर्मचारियों और दोस्तों से दान करने की कहता है। वह खुद अपने वेतन का हिस्सा देता है। दुर्भाग्य से लेंचो को अपने कर्मचारियों के साथ उस पर भी संदेह होता है कि उसने कुछ किया है। भगवान द्वारा भेजे गए धन का एक हिस्सा उसके पास रख लिया है। What did the young seagull see the day before? यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि युवा सीगल एक दिन पहले क्या देखा। तो बच्चों, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज फॉर 24 आवर्स। यानी यहाँ पर एक दिन पहले की बात की जा रही है कि युवा सीगल 24 घंटे अपनी चट्टान पर अकेला रहता था। द डे बिफोर यानी एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन। He had watched his parents flying about his brothers and sisters, training them in the art of flying, skimming the waves and diving for the fish। यानी एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहनों के चारों ओर उड़ते हुए, उन्हें उड़ान की कला में प्रशिक्षित करते हुए, लहरों को पार करते हुए और मछलियों के लिए गोता लगाते हुए देखा था। अगला है, यहाँ पर बोला गया है he had been his older brother catch his first herring and eat it greedily on a rock while his parents circled around him cackling proudly. All the morning the whole family walked about on a big plateau taunting him। यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसने अपने बड़े भाई की अपनी पहली हेरिंग पकड़ते और उसे एक चट्टान पर लालच से खाते हुए देखा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से उसके चारों ओर चक्कर लगाते थे। पूरी सुबह पूरा परिवार एक बड़े पठार पर घूमता और चिढ़ाता रहता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर हमें दो में से किसी एक का आंसर करना है। हाउ डज चोकोब्स एंटरटेन लोमोस इन हिज ड्राइंग रूम। यानी चोकोबो अपने ड्राइंग रूम में लोमो को मनोरंजन कैसे करता है। चोकोबो एंटरटेन लोमो इन हिज ड्राइंग रूम शोइंग एक्सेसिव gladness and flattery. Chocobo say, I am extremely glad now. This is a surprise. My darling, sit down. Please do. You shouldn't forget all about your neighbors. My darling, can you be going anywhere, my treasures? यानी यहाँ पर बोला गया है कि चोकोबो अपने ड्राइंग रूम में लोमो का बहुत ज़्यादा खुश है और चापलूस अंदाज में स्वागत करता है। चोकोबो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। अब यह एक आश्चर्य है मेरे प्रिय, बैठ जाओ। कृपया तुम्हें अपने पड़ोसियों के बारे में सब कुछ नहीं भूलना चाहिए मेरे प्रिय। क्या तुम कहीं जा रहे हो मेरे प्रिय। ऑन वोट प्रूफ्स डज लोमो क्लेम फॉर ऑक्शन मिडोस। यानी यहाँ पर बोला गया है कि लोमो ने ऑक्शन मिडोस के लिए किन प्रमाणों के आधार पर दावा किया है। तो लोमो क्लेम्स दैट ऑक्शन मिडोस बिलोंग टू हिज आंट्स ग्रैंड मदर्स। शी गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मिडोस इन द perpetuity to the pleasance of Natalia's father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. They used those meadows for 40 years and thought those were theirs। यानी लोमो का दावा है कि ऑक्शन मिडोस उसकी मौसी की दादी है। उसने इन मिडोस का हमेशा के लिए मुफ्त इलाज नातालिया के पिता के दादा के किसानों को दे दिया है, जिसके बदले में उन्हें उसके लिए ईंटें बनानी थी। उन्हें 40 साल तक उन मिडोस का इस्तेमाल किया और सोचा कि वे उनके हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है जिसके अंदर हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसके आधार पर हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फॉर वोट आई हैव इंस्टीड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से जलकर नष्ट हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से मैंने जो चाहता है स्वाद चखा है, मैं उनकी लोगों के साथ हूं जो अग्नि का पक्ष लेते हैं। वोट वुड बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल, यानी लोगों के अनुसार दुनिया का अंत का कारण क्या होने वाला है। तो according to the some people the fire will be the cause of destruction of the world, others said that ice will be the cause of destruction of the world। यानी कुछ लोगों के अनुसार तो दुनिया का अंत आग के द्वारा होगा और कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का विनाश बर्फ के द्वारा होगा। why does the poet think to reason to be the fire, यानी इस कवि इस कारण अग्नि को क्या मानता है। The poet thinks that the world will be destroyed by fire because desire is the root cause of all evils that can lead the world to its destruction। यानी कभी सोचता है कि दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी क्योंकि इच्छा ही सभी बुराइयों का मूल कारण है जो दुनिया को विनाश की ओर ले जा सकता है। यहाँ पर बच्चों और के अंदर भी हमें एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, चलो पढ़ लेते हैं। Though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus। यानी यहाँ पर बोला गया है कि हालांकि शिकारी के जानवरों में अंतर करने के एक नौसिखिया घेर प्लस हो सकता है, मगरमच्छ आप हमेशा हो सकता है, लकड़बगे से इस प्रकार कहो। तो बच्चों यहाँ पर एक लाइन और दे रखी है जिसके अंदर हमें बोला गया है यान्स कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप देर आर क्रोकोडाइल्स। यानी लकड़बगे प्रश्न मुस्कान के साथ आते हैं लेकिन अगर वे रोते हैं तो मगरमच्छ है। वॉट डज द पोएट टेल इन दीज लाइन्स अबाउट एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स, यानी इन पंक्तियों में कवि अनुभवहीन व्यक्तियों के बारे में क्या कहता है। द पोएट टेल्स इन दीज लाइन्स दैट एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन्स कैन नॉट मेक ए डिफरेंस बिटवीन द क्रोकोडाइल एंड द हियना, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड हियर। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कवि कहता है कि जिनके पास अनुभव नहीं होता है वो मगरमच्छ और लकड़बगे में फर्क नहीं कर पाते हैं, ये बहुत ही उलझन में है। हाउ डज द पोइट डिफ्रेंशिएट ए हाइना एंड क्रोकोडाइल इन दिस लाइन्स, यानी कवि इन पंक्तियों में लकड़बगा और मगरमच्छ में किस प्रकार अंतर करता है। द पोइट सेज दैट ए हाइना ऑलवेज हैज ए स्माइल ओवर इट्स फेस वेयर द क्रोकोडाइल ऑलवेज वीप्स व्हेन इट सीज इट्स प्रे। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कवि कहता है कि लकड़बगे के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है जबकि मगरमच्छ अपने शिकार को देखकर हमेशा रोता है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। आंसर हमें 2 के आंसर करने हैं 3 में से। तो पहला है व्हाट डज क्रो सिंबोलाइज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कौवा किसका प्रतीक है। क्रो सिंबोलाइज सोरो, यानी यहाँ दुख का प्रतीक है। दिस डार्क साइड ऑफ नेचर इज फेस्ड बाय द मैन एट डिफरेंट टाइम्स इन द लाइफ, यानी प्रकृति में इस अंधेरे पक्ष का सामना मनुष्य को जीवन में अलग अलग समय पर करना पड़ता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बॉल्स 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 विल बी लॉस्ट ऑलवेज, यानी गेंदे गेंदे हमेशा खो जाएंगे, पंक्ति का क्या अर्थ है। द पोएट वांट्स टू टेल द नथिंग इन एटर्नल इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड वी विल लॉस थिंग्स विच वी पॉसेस एंड वैल्यू अलॉट, यानी कभी कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, हम उन चीज़ों को खो देंगे जो हमारे पास है जिनका हम बहुत महत्व रखते हैं। व्हाट डज द पोएट टेल अबाउट इंक, यानी कवि स्याही के बारे में क्या बताता है। द पोएट टेल्स अस दैट इंक इज ए कोवार्ड, ही डिसअपियर्स एज ही सस्टेन्स disappears without anybody notice from the bottom of the house, यानी कभी कहता है कि स्याही एक कायर है, वह उसी तरह गायब हो जाती है जैसे कोई पदार्थ घर के नीचे से बिना किसी की सूचना के गायब हो जाता है। आंसर द एनी, यानी यहाँ पर हमें 2 में से किसी एक आंसर करना है। मिसेज पंफेरी टेक्स ग्रेट केयर ऑफ ट्रिकी डिस्क्राइब, यानी यहाँ पर बताना है कि श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी का बहुत ख्याल रखती है, वर्णन कीजिए। तो मिसेज पंफ्री give a rich diet to Tricky, she gives him malt, cold liver oil and Horlicks when he appears to be tired and inactive. To save Tricky from cold weather and wet days, Mrs. Pumphrey had brought a whole wardrobe of trimmed coats and raincoat respectively. She gives him creamed cakes, chocolates, she sends bottle of wine and fresh eggs. She has an emotional attachment also
टीयर्स कम आउट ऑफ हर आइज ऑन द डिपार्चर एंड मीटिंग ऑफ ट्रिकी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी को भरपूर आहार देती है। जब वह थका हुआ और निष्क्रिय दिखाई देता है तो उसे माल्ट, कोल्ड लीवर ऑयल और हॉर्लिक्स देती है। ट्रिकी को ठंड के मौसम और गीले दिनों से बचाने के लिए श्रीमती पंपे ने क्रमशः ट्वीटकोट, रेनकोट की तरह अलमारी खरीदी थी। वह उसे क्रीम, केक, चॉकलेट देती है। वह शराब की बोतल और ताजे अंडे बेचती है। उसका भावनात्मक लगाव भी है। ट्रिकी जाने और मिलने पर उसके आंसू निकल जाते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ थिंक टैंक एंड नोडल। थिंक टैंक और नोडल के चरित्र की तुलना कीजिए। थिंक टैंक इज एन एरोगेंट, वैन एंड डोमिनियरिंग ruler. He considers himself to be the mightiest, the cleverest, the most knowledgeable and enlightenable person who could never commit a folly. Such persons need to be handled very cautiously, because if their mistakes were pointed out to them directly and openly, they tend to get hurt. However, Needle is different kind of person. He avoids offending think tank. He corrects his mistakes by offering his knowledge in a very polite way. He pinpoints his mistakes in a discreet and humble manner. यानी यहाँ पर बोला गया है कि थिंक टैंक एक घमंडी और दबंग शासक है। वह खुद को सबसे ताकतवर और सबसे चतुर और सबसे बड़ा शासक समझता है। ज्ञानी और प्रबुद्ध व्यक्ति जो कभी कोई गलती नहीं कर सकता, ऐसे लोगों से बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी गलतियों को सीधे और खुले तौर पर बताया जाए तो वे आहत हो सकते हैं। हालांकि नूडल एक अलग तरह का व्यक्ति है। वह थिंक टैंक को नाराज करने से बचता है। वह बहुत ही विनम्र तरीके से अपना ज्ञान लेकर अपनी गलतियों को सुधारता है। वह विवेकपूर्ण और विनम्र तरीके से अपनी गलतियों को इंकित करता है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, आंसर द एनी टू। यानी 3 में से हमें किसी 2 का आंसर करना है। राइट अबाउट रामलाल्स चिल्ड्रन। यानी रामलाल के बच्चे के बारे में बताइए। रामलाल हैड 3 sons and 4 daughters. भोली वॉज वीकर देन अदर सन वर स्टैंडिंग इन द स्टडी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि रामलाल के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। भोली बाकी की अपेक्षा कमजोर थी। बेटे शहर में पढ़ाई कर रहे थे। वॉट डिड ग्रिफिन ब्रिंग्स फ्रॉम द शॉप ऑफ थिएट्रिकल कंपनी। यानी ग्रिफिन एक, यहाँ पर बोला गया है कि ग्रिफिन नाट्य कंपनी की दुकान से क्या लाया। तो द ग्रिफिन ब्रॉट बेंगल्स, डार्क ग्लासेस, ए फॉल्स नोज, बिग विस्कर्स एंड ए लार्ज दे हेड फ्रॉम द शॉप ऑफ थिएट्रिकल कंपनी। यानी ग्रिफिन एक नाट्य कंपनी की दुकान से पट्टियां, काला चश्मा, एक नकली नाक, बड़ी मूछें और एक बड़ी टोपी लाया था। राइट अबाउट द रोल ऑफ हेनरी इन ओसेबल्स प्लान। यानी ओसेबल की योजना में हेनरी की क्या भूमिका थी। तो हेनरी द वेटर नॉक्ड एट द डोर एट द राइट टाइम। इट कन्विंस्ड मैक्स दैट पुलिस वॉज ऑन देयर डोर। यानी हेनरी वेटर के सही समय पर दरवाजा खटखटाया। इससे मैक्स को यकीन हो गया कि पुलिस उसके दरवाजे पे है। आज का बच्चों अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ वॉज द कोरिएडर ऑफ फ्रेंच होटल। यानी यहाँ पर बोला गया है कि फ्रांसीसी होटल का गलियारा है वो कैसा था। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो हमें इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर बच्चों यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी कैसा था बच्चों, मस्ट यानी बासी था। वॉट वॉज डोडली लेन फेमस फॉर। यानी यहाँ पर बोला गया ड्री लेन किस चीज के लिए यहाँ पर फेमस था। तो इट वॉज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। यानी वह रंगमंच की दुनिया का केंद्र था। हु वॉज द कैप्टन ऑफ द स्पेस क्राफ्ट क्रू। यानी अंतरिक्ष यान चालक दल का जो कप्तान था उसका क्या नाम था। तो बच्चों वो हो जाएगा ओमेगा था। वॉट वॉज द नेम ऑफ द मिस्टर लॉयसेल्स वाइफ। यानी श्रीमान का क्या नाम था। यानी उसकी जो वाइफ है लॉयसेल की, उसकी जो पत्नी है उसका क्या नाम था बच्चों। तो मेटिल्डा था। क्या था, मेटिल्डा। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 10 का इंग्लिश का मॉडल पेपर 10th है और ये अंतिम मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 9 मॉडल पेपर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं, ताकि जो परसों 6 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपको हेल्प मिले। साथ ही हमने कल एक वीडियो और पोस्ट किया है जिसके अंदर हमें बताया है कि एग्जाम के अंदर हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और कॉपी में किस प्रकार से लिखना चाहिए। वो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।